वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉजेस क्या थी, क्या चल रहा था फ्रांस में एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रांस पर और पूरे वर्ल्ड पर। उस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या चेंजेस आए उस रेवोल्यूशन के बाद। ये पूरी एक काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आता क्यों, रेवोल्यूशन की, रिवॉल्ट की कॉजेज बनती क्या है। तो यहाँ मैं एरिस्टोटल को कोट करता चलूँ। एरिस्टोटल का मानना है कि जो रेवोल्यूशन आता है कहीं भी किसी भी सोसाइटी में, उसका मेन रीजन होता है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। एक जस्ट स्टेट में जहाँ न्याय हो, इंसाफ हो, वहाँ कभी लोग रिवोल्ट नहीं करते, बिकॉज सब लोगों को उनके राइट्स मिल रहे होते हैं। हर एक पर्सन जो है वो फ्रीडम फील करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, लोग किसी के गुलाम नहीं होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज होगा, लोग आज़ाद होंगे। और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले आप वहाँ का जुडिशरी सिस्टम देखें तो आपको पता चलेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया क्यों। सबसे पहले हम जुडिशरी को डिस्कस करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी कॉजेज थी, एक एक करके हम सबको डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुडिशरी था कैसा फ्रांस का। तो फ्रांस का जो जुडिशरी सिस्टम था वो चर्च के अंडर आता था, फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर आता था, जागीरदार थे, और उन सब का एक हेड था किंग लुई। किंग लुई द 16 जो है वो उस सारे सिस्टम का हेड था। लेकिन फिर भी जो सिस्टम देख रहे होते थे वो चर्च की रेगुलेटिंग बॉडीज देख रही होती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स देख रहे होते थे, क्योंकि बादशाह के पास अपनी अय्याशियों से हट के कभी टाइम था ही। और वहां पर जो कल्चर था फ्रांस में वो भी आपको काफी उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो नॉर्थ साइड, जो साउथ का एरिया था, वहाँ आपको रोमन कल्चर देखने को मिलेगा, और जो नॉर्थ साइड थी वहाँ आपको एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा। वो जो रिचुअल्स थे, शादी के इनहेरेंस के लॉज थे, वो काफी डिफरेंट थे दोनों जगह पर। फ्रांस जो है वो एट दैट टाइम बटा हुआ था 34 प्रोविंसेस में, और वो भी प्रॉपर डिवाइड नहीं था। 14 प्रोविंसेस ऐसे थे जहाँ जहाँ असेंबलियों को टैक्स लगाने का राइट था, और जो 20 प्रोविंसेस थे वहाँ ऐसा कोई राइट नहीं था असेंबलियों को। और जो प्रोविंसेस थे उनके एंड पर चौकियां बनी हुई थी, लेकिन अगर कोई उनके सेंटर में अगर कोई केस हो जाता था तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि कौन सा प्रोविंस जो है वो इस केस को देखेगा। और ऐसे में जो केस फाइल होते थे उन्हें इंसाफ मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता। फ्रांस में जो जुडिशरी था वो लोगों की समझ नहीं आता था, आम जनता को बिल्कुल पता ही नहीं था कि क्या लिखा हुआ है बुक्स में, क्योंकि जो लॉज की बुक्स थी वो लैटिन में थी। ऑलमोस्ट 360 टाइप्स के लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते थे। छोटे से छोटे जुर्म पर भी बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी, और जो बड़े मुजरिम थे, अमीर थे, वो कानून के हत्थे चढ़ते ही नहीं थे, बचकर निकल जाते। जजेस जो थे आप वहां पर देखो, जो जज हैं वो जो है वो बिल्कुल, उनकी सैलरीज कम थी। अब जब उनकी सैलरीज कम थी ना, तो वो क्या करते थे, वो ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते। और जो कोर्ट्स होते थे वहां भी डेजिग्नेशन जो है ना वो बेचे जाते थे। जो अमीर लोग होते थे उन डेजिग्नेशन को परचेज कर लेते थे, या तो वो उस डेजिग्नेशन पर खुद परफॉर्म करते थे, या अपना एक पपेट इंस्टॉल कर देते थे, किसी को बिठा देते थे उस डेजिग्नेशन पर, और फिर वहां से वो अपनी मर्जी के ऑर्डर्स पास करवाते थे, डिसीजन लेते थे, लॉज को चेंज करवा देते थे। जो कोई उनके खिलाफ होता उसे कैद खाने में डलवा देते। लोग केसेस पर अपील करते तो उनसे भी जजेस को फायदा होता, वो अच्छी कीमत ले लेते थे अपील पर। तो जो जुडिशरी का सिस्टम था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, वो टोटली करप्ट था। करप्शन बहुत ज्यादा थी, जस्टिस नाम का भी नहीं था। तो जब जस्टिस नहीं होगा तो अरिस्टोटल को, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, वहां रेवोल्यूशन आएगा। और इसी तरह जो सोसाइटी थी ना, आप देखें वहां पर, तो सोसाइटी जो है वो बटी हुई थी। तीन स्टैंडर्ड्स थे, तीन अलग अलग लाइफ स्टाइल के लोगों के, और तीन स्टैंडर्ड्स में सोसाइटी बटी हुई थी। पहले आते थे सबसे ऊपर हमारे पास फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में हमारा जो मजदूर किसान आते थे, वो आते थे हमारे थर्ड स्टेट में। जो फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, वो चर्च की रेगुलेटिंग बॉडीज से रिलेट करते थे। वो, उनका काम था कि वो चर्च को देखें, सही है, रिलीजियस बॉडीज थी, लेकिन वो अपनी अय्याशियों में पड़े हुए थे। जो जनता थी, जो लोग थे, वो चर्च को गॉड का रूप समझते थे, और जो चर्च था वो लोगों को ये कहता था कि जो मोनार्क है, जो बादशाह है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पर, उसे गॉड सेलेक्ट करके भेजते हैं, और इस वजह से वो रूल कर सकता है आम जनता पर। इस तरह जब ये क्लर्जी सबसे टॉप पर आती थी मोनार्क के बाद,
बादशाह के बाद तो ये आम जनता से खूब माल बटोरते थे, चर्च के नाम पर, गॉड के नाम पर पूरे कंट्री में ये ऑलमोस्ट 1,30,000 के करीब थे। उनमें से 10,000 के करीब जो थे वो हाईएस्ट पोजीशन पर थे, और फर्दर जो है 60,000 जो है वो डिवाइड हो रखे थे, जिनमें मेंस और वीमेंस दोनों ही थे। अपर लेवल के जो जो चर्च की रेगुलेटिंग बॉडीज थी, जो पॉप्स थे, जो पादरी थे, वो खूब अय्याशी से रहते थे, समटाइम्स चर्च जाते थे, वरना तो अपना एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव रख लेते थे और खुद पेरिस में बड़े आलीशान घरों में रहते थे। टोटल अगर हम फ्रांस की पॉपुलेशन को देखें तो 1% से भी कम, 1% से भी कम जो है, कम थी, 1% से भी कम आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लर्जी थे, मगर इनकी जो अथॉरिटीज थी वो काफी ज्यादा थी, वो काफी लार्ज स्केल पर फैली हुई थी। चैरिटी और एजुकेशन जैसे काम उनके हवाले थे, और ये कि किसी किस्म का वो टैक्स कोई पे नहीं करते थे। चर्च की जो इनकम थी उस पर कोई पूछने वाला नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। कुछ सालों में चर्च जो है की जो बॉडीज थी, रेगुलेटिंग बॉडीज थी, वो बादशाह को अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दे देते थे, लेकिन जो मनी वो बादशाह को देते थे, मनी काफी कम थी। अगर उन्हें को टैक्स देना पड़ जाता ना, तो उससे कहीं ज्यादा उन्हें बादशाह को देना पड़ता। सो वो अपनी खुशी से बादशाह को कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, और बादशाह भी उन्हें कुछ नहीं कहता था, बिकॉज जो बादशाह का रूल था वो इनकी वजह से चल रहा। बादशाह, जनता को आवाम को बताता है कि ये जो बादशाह है इसका राइट है तुम पर रूल करना, और तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम बादशाह के सर्वेंट बन के रहो, तुम बादशाह को सर्व करो, एक सब्जेक्ट, एक गुलाम की तरह तुम बादशाह के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। मोनार्क को एक टाइप का गॉड ही बना रखा था, इसके अगेंस्ट बात नहीं की जा सकती, लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, रिवॉल्ट नहीं कर सकते बादशाह के अगेंस्ट, मोनार्क के अगेंस्ट। ये जो चर्च की रेगुलेटिंग बॉडीज थी ना, ये भी डिवाइडेड थी फर्दर। इनमें कोई ऑलमोस्ट 30,000 के करीब जो संत थे, रिलीजियस ग्रुप, वो बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट से। इस वजह से जो थर्ड स्टेट जो थी उसको तो वो रिस्पेक्ट देते ही नहीं थे, तो उन्हें भी वो जाहिर और गंवारी कहते। और जो नेक्स्ट आता था हमारे पास, वो आता है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में जो हमारे पास लोग थे वो थे नोबिलिटी, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनकी जागीरें थी, उन पर किसान काम किया करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो क्या काम करते थे, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता था, जो आप आज के लो आपका कमीशन ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, वो काम वो जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स कर रहे होते थे, और भरपूर करप्शन के साथ कर रहे थे। सही है। जो किसान थे वो काम करते थे खेतों में, और फ्रांस एट दैट टाइम जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री था, वहां के लोग जो है वो खेती करते थे, उन पर राज जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स कर रहे होते थे। टाइम के साथ साथ उनमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा था। ये दोनों क्लर्जी और नोबिलिटी मिलकर हर करते थे, यूज करते थे थर्ड स्टेट को, और ये दोनों ही किसी टाइप का कोई टैक्स ना होने के बराबर ही टैक्स पे करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो ज्यादातर बादशाह की चापलूसी में लगे रहते थे, ज्यादातर बादशाह की चापलूसी में वो टाइम स्पेंड करते थे। बादशाह ने एक फोर्ट बनाया हुआ था, एक महल बनाया हुआ था, वहां पर ये लोग रहते थे, और वहां खूब पार्टीज चल रही होती थी, इंजॉयमेंट चल रही होती थी। आम जनता के पास कोई ना राइट था। और अगर हम प्रॉपर्टी को भी देखें ना, तो 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थी, 1/3 या 1/5 प्रॉपर्टी जो है वो क्लर्जी के पास थी, और आम जनता के पास प्रॉपर्टी ना हो, कुछ प्रॉपर्टी बादशाह के पास खुद भी थी। आम जनता के पास जो 98% था वो बदतरीन हालत में था। अब यहाँ चर्च जो है वो कोई टैक्स पे नहीं करता, फ्यूडल लॉर्ड जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे। तो आप ये देखिए कि टैक्स जा कहाँ रहा है, तो सारा का सारा टैक्स पे कर रहे हैं। जो जो बर्डन आ रहा है वो आ रहा है सारा का सारा थर्ड स्टेट पर। जो किसान है, मजदूर हैं, वो सारे के सारे दबते जा रहे हैं, और वो टैक्स पे कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ थर्ड स्टेट को देखें तो सारा टैक्स जो है वो पे करते हैं, कंट्री चली उनके ऊपर रहा है सारा का सारा। और वो भी फर्दर 3 टाइप्स मिलेंगी आपको, कि जो थर्ड स्टेट है उसमें भी आपको 3 टाइप के लोग देखने को मिलेंगे। जब एज ऑफ एनलाइटमेंट आया है यूरोप में, एज ऑफ रीजन आया है, तो एक एक आप देखेंगे एक कैटेगरी, एक लोग, कुछ लोग उभर के आना ऊपर शुरू हुए हैं, तो वो जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं। सही है। और गैलीलियो गैलीलाई और न्यूटन जैसे माइंड्स के आने के बाद जो है यूरोप में जो है वो मॉडर्न एज, आप देखोगे कि मॉडर्न एज शुरू होता है। लोग क्वेश्चन कर रहे थे, एक एक पीरियड का एंड हो रहा था और दूसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा था। वहीं पर ऐसे लोग भी निकल कर आए जो नॉलेज और स्किल्स के बिहाफ पर आगे आ रहे थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर आप देखें तो अच्छी थी। सही है। उनको भी पे करना पड़ता था टैक्स, बिकॉज वहां एक सिस्टम चला रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
इस तरह बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो भी इस तरह चल रहे थे, और जो चर्च की रेगुलेटिंग बॉडीज थी वो भी इसी तरह कि उनका कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। जो थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट थे, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे, वो अय्याशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। खूब लग्जरीज वाली लाइफ थी उन पर। और जो किसान था ना, मजदूर था, वो एक चक्की में पिसा हुआ था, दबा हुआ था, टैक्सेस के बोझ तले। टैक्स थर्ड स्टेट में सेकंड स्टेट टाइप के सेकंड टाइप जो थी उन लोगों की थी जो शहरों में, क्योंकि फर्स्ट जो टाइप थी वो थे जो बर्चूजीज कहलाते थे। और जब एज ऑफ एनलाइटमेंट आया तो उन्होंने एजुकेशन ली, स्किल्स ली और क्वेश्चनिंग की, और वो ये कहते थे कि यार बादशाह को रूल करने का क्या राइट है। इसमें हमारे पास बहुत सारे फिलोसोफर्स भी आए जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मॉन्टेस्को आए, रूसो आए, तो उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जिनके जिनके बिहाफ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया। सही है। तो जो फर्स्ट थर्ड स्टेट थी उसमें जो सेकंड टाइप थी उसमें वो लोग थे जो पेरिस में रह रहे होते थे। पेरिस में रहने वाले जो सिटीजन्स थे वो लोग थे। और वो क्या करते थे, उनमें कोई दर्जी था, कोई नाई था, कोई मोची था, इस तरह के वो सारे काम कर रहे होते थे। और सेकंड वो लोग सर्व कर रहे होते थे बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी को। उन लोगों वो लोग कोई खेती बाड़ी नहीं करते थे। खेती बाड़ी जो करते थे वो थर्ड टाइप आती थी हमारी, थर्ड स्टेट की। वो पेरिस से दूर गांव में आबाद थे, और पेरिस से काफी दूर थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि पेरिस में यानी कि कैपिटल में चल क्या रहा है। और अगर आप देखो उस टाइम पर कोई एक किस्म का टैक्स नहीं था, बल्कि बहुत सारे टाइप के टैक्सेस जो है वो लगा रखे थे गवर्नमेंट ने। और इन टैक्सों में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था नमक टैक्स, जो कि हर 7 से 8 साल के बच्चे के ऊपर होता था, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता था। और इस टैक्स से तो बैगर जो थे ना, भिखारी, वो भी आजाद नहीं थे, उनको भी पे करना पड़ता था। इसके अलावा टेलीपॉली टैक्स, कैप्शन या विंग टिम टैक्स भी शामिल थे। सही है। और ये सारे टैक्स जो हैं वो शाखर्चियों को, बादशाह की शाखर्चियों को, क्लर्जी को, नोबिलिटी को स्टेबल बनाए रखने के लिए पे किए जाते थे। क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी जो है वो तो टैक्स पे कर नहीं करते थे। वो जो चर्च जो है वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर दिया करते थे। इस तरह अगर हम देखें तो और जो सारा का सारा टैक्स था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे करती थी। जो एक पॉल टैक्स था वो भी सब पर इक्वली लगाया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी थर्ड स्टेट के कांधों पर था। विंग टीम भी एक टाइप का टैक्स था, जो ट्रेड और जो पेशावर लोग थे, दर्जी थे, नाई थे, सब्जी फरोश थे, वो पे करते थे। उसकी परसेंटेज भी कोई 5% आती थी। यहाँ भी जो प्रिविलेज प्रिविलेज थे वो ये टैक्स पे नहीं करते थे। मीन्स के ये टैक्स भी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट से लिया जाता था। इसके बाद एक कॉर्वी भी था, कॉर्वी टैक्स, जो कि पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट को। और इस टैक्स में उनसे डायरेक्ट कोई प्राइस नहीं ली जाती थी, बल्कि सर्विसेज ली जाती थी कि वो शाही सड़कों की देखभाल करें, फौज की मूवमेंट की को सर्व करें, और वो देखें कि यार चल क्या रहा है। तो वो सफाई सुथराई करते थे रोडों की, सड़कों की। सही है। तो जो पैसा लिया जा रहा है वो भी थर्ड स्टेट से लिया जा रहा है। जो सर्विस ली जा रही है आप देखें तो वो भी थर्ड स्टेट से ली जा रही है। इस तरह जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपनी दौलत के नशे में चूर थे, और शिकार खेलने जाते तो उन गरीब किसानों के खेतों में घुस जाते, उनके खेतों को बर्बाद कर देते। जो किसान थे वो इन फ्यूडल लॉर्ड्स, इन अमीरों के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स को सर्व करना किसान की ड्यूटी थी। किसान को फौज में भी फोर्सफुली भर्ती कर लिया जाता था, और वहां वो फ्यूडल लॉर्ड्स को, मोनार्क को, चर्च को सर्व किया करते थे। और जो पेमेंट इन्हें दी जाती थी ना, आपको देखें तो वो काफी कम होती थी। यानी कि अगर कोई एक फैमिली है जहाँ 6 से 7 लोग हैं, तो उनमें से 5 को समटाइम्स या 6 को जॉब करनी पड़ती थी, ताकि वो रोज की रोटी जो पैकेट कहलाती है खरीद सकें। कम से कम रोटी खाने के लिए भी सबको काम करना पड़ता था। अब यहाँ बहुत सारी और भी रिस्ट्रिक्शन थी। सही है। कि एक तो आपकी सैलरी कम है, माइनॉरिटीज को भी, माइनर्स को काम करना पड़ रहा है, और एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी आपको जो है वो पूरी पूरी फैमिलीज जो है वो काम कर रही होती थी, आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो इस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉस थे। फॉर एग्जाम्पल, एक दर्जी जो कपड़े सीता है ना, वो जो है वो सिर्फ अगर वो कपड़े नए नए कपड़े बना सकता है, लेकिन पुराने कपड़ों को रिपेयर करके वो आगे नहीं दे सकता। सही है। ये लॉस है। और जो रोटी बनाता है वो केक नहीं बना सकता। जो मोची जूते बनाता है ना, वो जूते बनाएगा लेकिन जूते को रिपेयर नहीं कर सकता अगेन। सही है। ये भी वहां पे एक लॉस था, ठीक नहीं कर सकता। तो इस तरह के काफी अजीब टाइप के, डिफरेंट टाइप के स्ट्रिक्ट लॉज नजर आएंगे। और वो लॉज जो है वो सारे के सारे थर्ड स्टेट पर इम्प्लीमेंट होते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इससे आजाद थे। और जो बादशाह था, मुनाफ था,
उसका तो क्या ही कहना, वो तो इन सब से ऊपर था। सही है। वो इन सबसे ऊपर था और एक महल बनवा रखा था, लेकिन सारा का सारा लॉज जो इम्प्लीमेंट किए जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे किए जाते थे। बादशाह अपने महल में कोई पेरिस से कोई 20 किलोमीटर दूर एक महल बना रखा था उसने, एक अपने लिए स्वर्ग बना रखा था, जन्नत बना रखी थी, जहाँ वो और उसकी मलका और दूसरी औरतें और फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे और खूब अय्याशी से रहते। वहां कोई पूछने वाला नहीं था बादशाह को, उनकी मलका को। जो फ्रांस था वहां का बादशाह जो था वो जनता से, आवाम से इतना दूर था कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी जनता जो है वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, किस तरह लाइफ स्पेंड कर रही है। लुई 16 उस वक्त बादशाह था और ये बिल्कुल ही नायल बादशाह था, जो लीडरशिप जैसे स्किल नहीं रखता था, वो दबाव में फैसले लेता था, समटाइम्स अपनी मलका मैरी एंटोनेट के दबाव में आकर, फ्यूडल लॉर्ड समटाइम्स फ्यूडल लॉर्ड के प्रेशर में आकर, और समटाइम्स चर्च के रेगुलेटिंग बॉडीज के प्रेशर में आकर। उसमें उसमें कोई डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी थी नहीं। सही है। मलका जो थी मैरी एंटोनेट, आपको देखने को मिलेगी वो एक शाहफर औरत थी। उसके एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो है वो समटाइम्स आपको लोग बोलते हुए नजर आएंगे। वहाँ उस वक्त जो है फ्रांस में लोग बोल रहे थे कि यार मलका जो है वो मैरी एंटोनेट वो बहुत ज्यादा शाहफर औरत थी, और वो हकीकत में थी भी एक शाहफर। सही है। बादशाह को प्रेशराइज करके जो मलका है वो अपने एक्सपेंस निकलवाने के लिए या अपने खर्चों को के ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करती थी, वो बादशाह को प्रेशराइज करती थी, और बादशाह ऐसा था कि जो प्रेशर में मलका के आ जाता। सिर्फ मलका की बात करें ना, वैसे तो पूरा महल जो था उसमें कोई 18,000 जो है वो सर्वेंट थे। 16,000 सर्वेंट्स थे और 2,000 जो वो पीपल थे जो बादशाह के साथ रहते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे। फ्यूडल लॉर्ड्स को सर्व करने के लिए और बादशाह को सर्व करने के लिए कोई 16,000 वहां सर्वेंट्स रखे हुए थे। और सिर्फ मलका की अगर हम बात करें तो मलका को सर्व करने के लिए 5,000 जो है वो मलका के सर्वेंट्स थे। सही है। उसके बाल बनाने के लिए भी कई कई सर्वेंट लगे थे, और एक टाइम पर उसने अपने बालों का डिजाइन जो है वो एक पानी के जहाज का बनवा रखा था। जब उसकी उनकी वॉर हुई थी, ये भी एक पूरी सीरीज है जो हम बनाएंगे। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंस थे जो मलका पर आते थे। मीन्स के वो जुए की भी बहुत बड़ी शौकीन थी, वो एक गैम्बलर थी। अच्छा जेवर, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े की शौकीन थी। फ्रांस भूखा मर रहा था, पर उस टाइम पर भी जो मलका है ना, वो जो एयरिंग्स पहनती थी उनकी जो प्राइस थी वो भी करोड़ों में थी। मलका ने अपने लिए एक अलग छोटा सा गांव भी बना रखा था, जिस तरह के आज के टाइम में हार्ट्स होते हैं। बादशाह जानता था कि कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मगर फिर भी वो कोई स्टेप नहीं ले रहा था। वो स्टक था पूरी तरह सिस्टम में और फाइनेंशियल कंडीशन में, और लीडरशिप स्किल्स थी नहीं उसमें कि वो कोई स्टेप उठा सकता। सही है। वो बस टैक्स को बढ़ाता रहता था टाइम टू टाइम। सिर्फ वर्साइल का जो महल था, जो फोर्ट था, उसका किचन जो था ना, उसका एक्सपेंस जो है वो $3 लाख था उस टाइम में। इस तरह जो बादशाह का दरबार था उसका जो पूरा पूरा महल का खर्चा जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा था। तो जो एक्सपेंस था और जो इनकम थी उसका कोई प्रॉपर हिसाब किताब नहीं था। जो टैक्स पे करते थे थर्ड स्टेट, वो भी सारा का सारा शाही खजाने में नहीं आता था, बल्कि उसका भी 1/3 जो है वो करप्शन की नजर हो जाता था। उन शाखर्चियों और करप्शन की वजह से 1714 से 1771 तक फ्रांस को 4 बार खुद को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी कि हम बैंकरप्ट हो चुके, गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल सकती। सही है। 1788 में जो सालाना बजट था ना, उसमें लॉस जो से शो करते थे वो 16 करोड़ लीरा था, और डेब्ट का अमाउंट जो था वो 4 अरब 40 करोड़ लीरा था। और इस पर 23 करोड़ 60 लाख लीरा जो है वो इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता था फ्रांस को। सो जो मेन कॉजेज थी रेवोल्यूशन की, वो इनजस्टिस, इनइक्वालिटी और मोनार्की की ना, बादशाह की ना अहली थी। वो इस काबिल नहीं था कि फ्रांस को लीड कर सके। उस टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग रूलर, स्ट्रॉन्ग किंग की जरूरत थी। टोटल पॉपुलेशन वहां पर बहुत जल्दी 1710 से लेकर 1718-19 में इंक्रीज देखने को मिला था कि 2 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख में चली गई थी। और इसमें से सिर्फ 4 से 5 लाख जो थे लोग वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, वो भी रूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी थे, और बाकी की लाइफ जंडो रखी। तो इसका इट मीन्स कि वहां पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उसकी मेन कॉजेस थी कि वो जो बादशाह था, मोनार्क था, वो बिल्कुल ही नायर था। सही है। देन जो जुडिशरी का सिस्टम था, अगर कोई केस फाइल कर देता तो वो भी बिल्कुल करप्शन में डूबा हुआ था। देन जो सिस्टम था, जो लोग बटे हुए थे सोसाइटीज में, उसमें भी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट किसी तरह का वो टैक्स पे नहीं करते थे, सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था, वो सर्व भी करता था।
और सारा का सारा लोड जो है वो थर्ड स्टेट पर आया था। तो अगर आप एक जगह पर महल बना लोगे और दूसरी जगह पर लोग जो हैं वो छावनियों में रह रहे होंगे, तो एक दिन आएगा कि वो महल की दीवारें तोड़कर, आप वो छावनियों को छोड़कर महल की दीवारें तोड़कर आपके महलों में आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके ऊपर हम पूरी एक सीरीज बनाने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम उसको, इसकी आज कॉजेज को आइडेंटिफाई किया, इसी तरह हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से रोसो मॉन्टेस्क्यू ने क्या रियल रोल प्ले किया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो गुलोटीन क्या था। इस सब को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।